कैसे हो सब लोग। आज हम जो हमारा चैप्टर था भू आकृतिक प्रक्रिया है, जो चैप्टर था हमारा भू आकृतिक प्रक्रिया से रिलेटेड, जिसके दो पार्ट हम बना चुके हैं इस चैप्टर से। तो उसका ये आज का तीसरा और आखिरी पार्ट होगा, इसका पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम बृहद संचलन से पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं, बृहद संचलन से यानी मास मूवमेंट से। इसके बारे में हम इसके आगे के सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सारे पॉइंट है, सब क्लियर करेंगे, सब अच्छे से एक बार कंप्लीट करेंगे हम इस बार। ठीक है, इस बार ये कंप्लीट हो ही जाएगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तीसरा दिन है। तो इसके पहले के दो पार्ट इसके बनाए जा चुके हैं, इस पूरे चैप्टर के दो पार्ट पहले बनाया जा चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर का। ठीक है, तो ये अगर नहीं देखो, एक प्लेलिस्ट में इसको अपलोड किया गया, प्लेलिस्ट बना दिया गया क्लास 11th के लिए ज्योग्राफी का। वैसे करके सारे मतलब क्लासेस के ज्योग्राफी के लिए एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, आप उस प्लेलिस्ट से भी डायरेक्टली देख सकते हो जाके। वैसे तो एक बार जाकर वहाँ देखो, उसके बाद ये देखो या ये देख रहे हो तो ये भी देख सकते हो तुम डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये बोलेंगे, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और इसके साथ ही साथ एक और चीज, एसे का जो हमारा पेपर डिस्कशन था, जो अभी यूपीएससी का मेंस का पेपर चल रहा है, उसमें एसे का जो पेपर था उसका डिटेल डिस्कशन पूरा चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो जाके एक बार डिटेल डिस्कशन देखो और आंसर लिखने का कोशिश करो, आंसर राइट के लिए। बाकी टेलीग्राम चैनल अपना बन चुका है, चैनल का टेलीग्राम चैनल, तो उससे भी जाके जुड़ जाओ। उसके चैनल का जो लिंक रहेगा ना डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा बाकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम बृहद संचलन के बारे में। बृहद संचलन क्या है, मास मूवमेंट क्या है। अगर इसके अंतर्गत अगर हम देखें ना, तो बृहद संचलन ना वैसा संचलन होता है जिसमें सेल हुए जो सेल होते हैं, सेल या बृहद मालवा जो होते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का बृहद मलवा जो होते हैं, सेलों का बृहद मलवा जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये पॉइंट, इस पॉइंट को समझने के लिए कि मतलब ये नहीं है ना कि इसका तात्पर्य ये कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिर्फ जो है ना कि मलबा नहीं ढोते हैं, क्योंकि मलबा को अपने साथ साथ वायु, जल या हिम भी ले जाते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, जो मलबा होता है, मलबा होता क्या है, अगर ये तुम समझना चाहो तो तुम्हें एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। ये मलबा मतलब क्या, जैसे कि कोई नदी बह के आ रही है। ठीक है, नदी अपने साथ बहुत सारे मलबा लेके आती है, यानी बहुत सारे कचरा लेके आती है, उसको कचरा की तरह हम डिनोट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि माटी कोई पड़ा हुआ, मिट्टी है, वो मिट्टी पड़ा हुआ है। पानी का जब बहाव होता है ना, वो बहुत तेज होता है, पानी का बहाव बहुत तेज होता है। तेज होने की वजह से वो जब सीधे निकलती है ना, तो वो साइड में, अपने साइड में पूरा का पूरा मिट्टी उठा के फेंक देती है। वो जो मलबा बनाती है, वो मलबा क्रिएट करती है उसको। ठीक है, वो मलबा उसे हम बोलते हैं। ठीक है, एंड बृहद मलबे के संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सेलों तथा एवं अपक्षयों से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। बृहद संचलन अपक्षयी ढालों पर अनपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। ठीक है, जो बृहद संचलन है ना, वो अपक्षित जो ढाले होते हैं उसकी अपेक्षा में अनपक्षित जो पदार्थ होते हैं उसमें अधिक सक्रिय यानी अधिक एक्टिव होता है, मैक्सिमम एक्टिव रहता है उस क्षेत्र में। ठीक है, बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, पानी, वायु, लहरें एवं धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो बृहद संचलन जो होता है ना, बृहद संचलन यानी मास मूवमेंट जो होता है, तो वो क्या होता है ना, उस टाइम पे जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है इसका मतलब हेल्प करती है, सहायक होती है इसके लिए। एंड जो भू आकृतिक कारक जैसे जो होते हैं ना, जो कि भू आकृति, जो भूमि की आकृति को चेंजेबल बनाते हैं या भूमि की आकृति को चेंज करते हैं,
उदाहरण स्वरूप अगर देखो तो तुम हिमानी होगा, वायु हो गए, या धाराएं हो गई, या प्रवाहित जो जल है जो कि भू आकृति का निर्माण करती है, आकृति के निर्माण में कारक एक तरह से होती है, तो ये सीधे रूप से बृहत संचलन में सम्मिलित नहीं होती है, बृहत संचलन में सम्मिलित नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ ना कि बृहत संचलन जो है ना अपरदन के अंदर तो नहीं आता है, क्योंकि ये जो सीधे रूप से अगर संचलित होती, जैसे प्रवाहित जो जल है वो तेजी से निकलेगा, जैसे वो उस एरिया से निकलता है तो अपरदन करता है, एक अपरदन करता है, यानी उस रास्ते को, जिस रास्ते से निकलता है उस रास्ते में मिट्टी हो गया या कोई कंकड़ हो गया, कुछ भी आ रहा है तो उसको तोड़ के साइड करेगा वो, यानी उसका अपराधित करते जाता है उस एरिया को, ठीक है। तो बृहत संचलन की जो कार्य होता है ना, जो मास मूवमेंट का कार्य होता है, ये अपरदन के अंदर तो नहीं आता है, ठीक है। यद्यपि पदार्थों का जो संचलन है ना गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है, ठीक है। तो इसमें बृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण की सहायता से जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थों का जो संचलन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता रहता है, चलते रहता है। ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध से महांतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ छिछले संस्तर वाली शैलें, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव बृहत संचलन में सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बृहत संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं। उदाहरण स्वरूप कौन कौन से होते हैं? तो इसके सक्रियता के कई कारक जो होते हैं वो निम्न है। इसको हम अच्छे से देखें पहले कि क्या क्या चीजें होती है जो इसके सक्रियता के लिए कारक होती है, उत्पन्न करती है। जो पहला तो प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों को टिकने के आधार को हटाना, ठीक है। जो ऊपर पदार्थ रहते हैं, पदार्थ रहेंगे उनके लिए एक बेस होता है पहले तो, ठीक है। जो बेस होता है जिसपे पदार्थ टिके होते हैं, प्राकृतिक या कृत्रिम साधनों के माध्यम से उन पदार्थों के बेस जो होता है बेस ही हटा देते हैं पहले तो। दूसरा, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, पदार्थ की प्रकृति अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। फिर अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थों का स्नेहन द्वारा उत्पन्न अधिभार, मूल ढाल के सतह पर से पदार्थ या भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन और परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश, ठीक है। तो ये चीज, ये एक नॉर्मल सी बात समझ लो कि जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना वो बृहत संचलन में सहायक होता है, ठीक। तो जब गुरुत्वाकर्षण होगा तो वो नीचे की तरफ तो खींचेगा ही खींचेगा, ठीक है। तो ढाल वाली जगहों पे अगर यहाँ पे देखो ऊपर, जैसे यहाँ पे तुम समझो, यहाँ तुम अच्छे से समझ पाओगे, एक सेकेंड। हाँ, ये जैसे ये कोई ऊंचाई वाली जगह है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऊंचाई वाली जगह है। यहाँ पे कोई भी अगर वस्तु रखी हुई है, यहाँ से पानी जैसे जा रहा है, यहाँ ये कोई वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु का अगर बेस ही हम हटा दी, ये बेस ही हटा दी, ये जो बेस है ना, ये बेस ही अगर हम हटा दे रहे हैं तो ये जो बृहत संचलन होगा ना, मास मूवमेंट होगा और तेजी से होगा। जैसे ये कोई बांध के टाइप से बांध के रखा है, जो कि यहाँ से कोई भी चीजें आ रही है ना, जो पदार्थ आ रही है यहीं पे रुक रही है, यहीं पे, लेकिन ये एक बेस का कार्य कर रहा है इसके लिए। अब ये जब ये बेस का कार्य कर रहा है, ये पॉइंट, अगर इस बेस को ही हम हटा दे तो ये जो है ना पार्ट, ये डायरेक्टली लुढ़क के पानी इस साइड से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए। तब ये बेस अगर हट गया तो बृहत संचलन मास मूवमेंट जो क्रिएट होगा बहुत तेजी से नीचे आएगा। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो नीचे लगेगा वो इसमें बहुत तेजी से सहायता करता है फिर, ठीक है, समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं। संचलन के भी 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? पहला तो अनुप्रस्थ विस्थापन, यानी तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन जो होता है। दूसरा प्रवाह। तीसरा अस्खलन। यानी बृहत संचलन होती है विभिन्न प्रकारों, यानी संचलन के सापेक्ष गति दर एवं आर्द्रता की सीमाओं के संबंधों को यह दर्शाता है। बृहत संचलन को 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जो बृहत संचलन है 2 प्रकार के प्रकारों से ये बहता है या बाहर निकलता है, जो मास मूवमेंट होता है वो होता है। पहला मंद संचलन, दूसरा तीव्र संचलन। मंद संचलन क्या है? मंद संचलन स्लो मूवमेंट। मंद संचलन मंद विरूपण है, यानी क्रीप,
यानी इस वर्ग का एक प्रकार है जो कि मध्यम तीव्र यानी मॉडरेटली स्टीप मृदा से आच्छादित ढाल पर घटित होता है। इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है कि इसका आभास करना कठिन होता है और दीर्घकालिक पर्यवेक्षण से ही इसका पता चलता है। इसमें सम्मिलित पदार्थ मृदा एवं सेल का मलबा हो सकता है। क्या आपने कभी बाढ़ स्तंभ, दूरभाष यंत्र स्तंभ को अपने लंबवत और झुके हुए तथा संरक्षण की स्थिति में देखा है? देखो पहले ये देखो कि मंद संचलन क्या है। मंद संचलन यानी मंद विरूपण, एक तरह से समझ सकते हो तुम। मंद विरूपण ये इस वर्ग का एक प्रकार है। मंद संचलन जो है मंद विरूपण एक समझ सकते हो तुम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मध्यम तीव्र एवं मृदा से आच्छादित ढाल पर घटित होता है। मध्यम तीव्र यानी पूरा स्पीड में नहीं जाता, लेकिन मीडियम जो स्पीड होता है ना इसका होता है मध्यम तीव्र। मॉडरेटली स्टीप के माध्यम से ये जो मृदा से आच्छादित ढाल की ओर घटित होता है और इसमें पदार्थों का संचलन इतना मंद होता है कि इसका आभास करना कठिन हो जाता है। ठीक है, इस संचलन में पदार्थ जो होते हैं ना, पदार्थ इस संचलन में पदार्थ जो संचलित होते हैं वो इतने मंद गति से होते हैं कि उनका आभास करना कि इसमें पदार्थ जा भी रहा है कि नहीं हो रहा है, पदार्थ जो संचलित हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कठिन हो जाता है और ये दीर्घकाल तक ये चलते रहता है लगातार। ठीक है, इसमें जो सम्मिलित वो पदार्थ वो मृदा या सेल या मलबा भी हो सकते हैं इसमें सम्मिलित हुए। ठीक है, तो अगर आप देखो मंद विरूपण का प्रयोग, जैसे इसमें सम्मिलित पदार्थों के आधार पर उनके अनेक प्रकार का मंद विरूपण, जैसे मिट्टी मंद विरूपण, टैलस मंद विरूपण, सेल हिमानी मंद विरूपण आदि की पहचान की जा सकती है। इस वर्ग में मृदा विरूपण भी सम्मिलित होता है, जिसका संबंध ढाल के सहारे मंद गति से प्रवाहित मृदा के अंबार अथवा पानी से सन्निहित या संतृप्त सूक्ष्म कण वाले सेल मलबा से होता है। यह प्रक्रिया उन क्षेत्रों में आम होती है जहां पर परिहिमानीय एवं आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, जहां पर गहराई तक हिमकृत मैदान का सतही पिघलाव होता है तथा वहां पर लंबी लगातार वर्षा होती है। जब ऊपरी भाग संतृप्त हो जाता है एवं जब निम्न भाग जल के लिए अप्रवेश्य हो तो ऊपरी भागों में प्रवाह होता है। ठीक है, समझो एक तरह से इसको कि जो मंद संचलन है ना, मंद संचलन जो है ये वैसे किस क्षेत्रों में होता है, ये तो तुम्हारे माइंड में आता होगा ना कि किन क्षेत्रों में होता है। फिर मंद संचलन होता है तो ये देखो मंद संचलन जो है ना ये वैसे क्षेत्रों में होता है जो कि आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं, वैसे क्षेत्रों में होता है। वैसे क्षेत्रों में इसके अलावा भी जहां पर गहराई तक जो हिमकृत मैदान है उसका सतही पिघलाव होता है तथा वहां पर लंबी या लगातार वर्षा होती है, वैसे क्षेत्रों में मंद संचलन होता है। ठीक है, दूसरा तीव्र संचलन, मंद संचलन, उसके बाद तीव्र संचलन। तीव्र संचलन क्या है, रैपिड मूवमेंट क्या है, ये संचलन जो है ना ये आर्द्र जलवायु प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होता है। तो तीव्र संचलन जो है वो आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में होता है और ये जो तीव्र संचलन है ना ये निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर की ओर घटित होने वाली प्रक्रिया है। संतृप्त चिकनी मिट्टी या गाची धरातल पदार्थों का निम्न अंश वाली वेदिकाओं या पहाड़ी ढालों के सहारे निम्नामुख संचलन मृदा प्रवाह कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, ये जो घटित होती है तीव्र संचलन ये कहां से कहां, ये निम्न से लेकर तीव्र ढाल पर घटित होने वाली एक प्रक्रिया, जो जहां तीव्र ढाल होती है तेजी से पानी वहां से निकलता है। मान लो एक तरह से पानी जहां से तेजी से निकले, ऐसे ढालो जहां पर तीव्रतर कोई भी पदार्थ नीचे आता हो, वैसी जगहों पे। अब ये जो होता है ना ये संतृप्त चिकनी मिट्टी या गादी धरातल पदार्थों के निम्न अंशों वाली जगहों पे जहां वेदिकाओं या पहाड़ी ढाल है इसके सहारे ये निम्नामुख संचलन यानी मृदा प्रवाह ये कहलाते हैं, यानी अर्थ फ्लो कहलाता है। ठीक है, चलो प्रायः पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाते हुए अवसर्प कर जाते हैं तथा अपने शीर्ष के पास चापाकार कगार तथा पदांगुली के पास एकत्रित उभार छोड़ जाते हैं। जब ढाल तीव्रतर होते हैं तो आधार सेल, विशेषकर कोमल यानी सॉफ्ट परतदार सेल जैसे सेल या गहराई से अपक्षित अगन्य सेल भी ढाल के नीचे स्खलित हो जाती है। ठीक है, इस वर्ग में दूसरा प्रकार है कीचड़ प्रवाह यानी मड फ्लो। वनस्पति आवरण के अभाव एवं भारी वर्षा के कारण अपक्षित पदार्थों के मोटे संस्तर जल से संतृप्त हो जाते हैं एवं धीरे धीरे अथवा तीव्रता से निश्चित वाहिकाओं यानी चैनल के सहारे नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं।
यह घाटी के अंदर कीचड़ की नदी सी दिखाई पड़ती है। जब कीचड़ प्रवाह वाहिकाओं से बाहर निकलकर गिरिपथ यानी पीडमोंट या मैदान में आते हैं तो वे सड़कों, पुलों और मकानों को चपेट में लेते हुए बहुत विध्वंसकारक सिद्ध होते हैं। ऐसे कीचड़ प्रवाह उद्गारित या हाल में उद्गारित ज्वालामुखी के ढालों पर बहुधा पाए जाते हैं। ज्वालामुखी राख, धूल एवं अन्य खंडित तत्व भारी वर्षा के कारण कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं एवं ढालों एवं कीचड़ की नदी या जिह्वा टोंग जो होती है के रूप में प्रवाहित होती है। इससे मानवीय अधिवासियों को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। तो ये जो देखो, इसका तो दूसरा वर्ग होता है ना तीव्र संचालन का, वो होता है कीचड़ प्रवाह यानी मड फ्लो। तो ये ऐसे एरिया में जैसे जहाँ पे वनस्पति आवरण का अभाव हो या वहां पे भारी वर्षा के कारण अपक्षित पदार्थों के जो मोटे संस्तर हो वो जल के साथ संतृप्त अवस्था में जल के साथ मिक्स हो गए हों, वैसे जगहों पे मड फ्लो जैसी स्थिति देखी जाती है पहले तो एग्जाम में। ठीक है, अब मड फ्लो में होता क्या है कि मड फ्लो यानी कीचड़ प्रवाह, समझ रहे हो, वहां पे कीचड़ जैसी स्थिति पड़ जाती है। यह एक घाटी के अंदर कीचड़ की नदियों जैसी दिखाई देने लगती है और ये धीरे धीरे वहां से निकल के गिरिपथ यानी पिडामेंट या मैदान में आ जाते हैं फिर वो। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट, इस प्रकार के संचलन में तीसरा प्रकार होता है मलबा या अवधाव यानी एवेलेंची। ये वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। ये तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है। मलबा अवधाव कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है तथा हिम अवधाव के समान होता है। ठीक है, चलो तो पहला प्रवाह तीव्र संचालन में क्या था, पहला प्रवाह तीव्र संचलन। ठीक है, इसका दूसरा वर्ग क्या होगा, पहला प्रकार तो समझ में आ गया ना, पहला प्रकार अर्ध जलवायु में संचलन होता है तीव्र संचलन। एंड इसमें मृदा प्रवाह, पहला तो हमारा था मृदा प्रवाह अर्थ फ्लो तीव्र संचलन में। तो उस टाइम क्या होता था, जो मृदा है ना उसको वो प्रभावित होती थी और ये सीढ़ी समान मृदिकाओं को बनाते हुए अवसर्प कर जाती थी। फिर इसमें दूसरा वर्ग क्या है, कीचड़ प्रवाह यानी मड फ्लो। कीचड़ के माध्यम से वो ढाल युक्त जो जगह होती है उससे कीचड़ जो प्रवाह होती है वो कीचड़ प्रवाहित होती है एंड वो धीरे धीरे मैदानी भागों में फैलती है, जिससे बहुत भारी मात्रा में मानवीय अधिवासों का बहुत बड़ी क्षति होती थी इसमें। तीसरा प्रकार हमारा मलबा अवधाव यानी एवेलेंची। ये ऐसी जगहों पर जहाँ वनस्पति आवरण युक्त होता है या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की ये विशेषता होती है, एक तरह से जो मलबा अवधाव है ये। ठीक है, यह तीव्र ढालों पर संकीर्ण पथ के रूप में घटित होता है और मलबा अवधाव कीचड़ प्रवाह से बहुत तीव्रतर होता है तथा हिम अवधाव के ये समान होता है। ठीक है, अब देखते हैं भूस्खलन के बारे में। लैंडस्लाइड भूस्खलन क्या है, देखो भूस्खलन के बारे में तुम्हें बहुत सारी बातें पता भी होगी। भूस्खलन मतलब क्या, जमीन का अपने जो पृथ्वी है, पृथ्वी का फटना भूस्खलन बोल सकते हो, या अभी तुम देख रहोगे कि पहाड़ों पर से पूरी मिट्टी गिरने लगती है रोड पे, तो एक तरह से जमीन का फटना ही है वो, पहाड़ों का फटना या मिट्टी का टूटना, वही भूस्खलन है। तो यानी अगर तुम अपने शब्दों में समझो, तुम मतलब बुक के बेसिस पर हम समझे तो देखते हैं कि क्या भूस्खलन का मतलब होता है इसमें। तो भूस्खलन जो होती है ना अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन होती है ये। ठीक है, भूस्खलन जो होती है वो अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें अस्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षितया शुष्क होते हैं और असंलग्न बृहत का आकार एवं आकृति, शैल में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षरण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन रोटेशन के साथ सेल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन यानी स्लिपिंग को अवसर्पण कहते हैं। ठीक है, ढाल जिस पर की संचलन होता है, पहले तो देख लो, ढाल जिस पर संचलन होता है इसके संदर्भ में पश्च आवर्तन रोटेशन के साथ सेल मलबा एक या कई इकाइयों के साथ इसकी फिसलन यानी स्लिपिंग को अवसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन यानी रोलिंग या अस्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन यानी रोलिंग क्या कहलाता है,
मलवा स्खलन कहलाता है। मलवा स्खलन में ना, मलवा स्खलन जो होता है इसमें खड़े यानी वर्टिकल या प्रलंबी फलक में से मिट्टी मलवा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे नीचे पृथक सेल बृहद के स्खलन को सेल स्खलन कहते हैं। यानी जो मलवा स्खलन में खड़े या प्रलंबी फलक से मिट्टी मलवा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है, और जो संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक सेल बृहद के स्खलन को सेल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर सेल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। तीव्र नति संस्तर तल जैसे अनिरंतरताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना सेल पतन कहलाता है। सेल पतन सेलों के फलक के उथले संस्तर से होता है, जो इसे सेल स्खलन यानी जिसमें पदार्थ पर्याप्त गहराई तक प्रवाहित होता है से अलग करता है। ठीक है, तो पहले सेल पतन क्या कहलाता है, यानी सेल पतन उसे कहते हैं जब किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल के खंड जो होते हैं ना, वो ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से वो गिरते हैं, तो वो सेल पतन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब सेल पतन में सेलों के जो फलक होते हैं ना, वो उथले संस्तर से होते हैं, एंड इसे सेल स्खलन भी, ये सेल स्खलन से इन्हें अलग करते हैं फिर। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस क्रिएट किया तो क्वेश्चन के बारे में देख लेना, हमारे इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है वैसे। चल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रदन एवं निक्षेपण के बारे में, इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में। इसके बारे में हम समझते हैं कि इरोजन क्या है एंड डिपोजिशन क्या है, अप्रदन और निक्षेपण क्या है। अप्रदन होता क्या है? अप्रदन के अंतर्गत सेलों के मलबों की अवाप्ति एक्विजिशन एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, पिंडाकार सेलें जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, तो अप्रदन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रवाहित जल, भौम जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अप्रदन में पर्याप्त योगदान देता है। अप्रदन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होता है। ठीक है, अब अप्रदन होता क्या है? अप्रदन जो कोई मतलब उच्ची आकृति होती है, जैसे उच्चावच जो होता है, उच्चावचन का वो निम्नकरण करता है, या ऐसे समझ सकते हो ना कि वो भूदृश्य जो हमें दिखता है, भूदृश्य उसको विघर्षित यानी घर्षण के माध्यम से उसको तोड़ के अलग करता है एंड उसको समतल बनाता है, समतल बनाने के प्रयास में रहता है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो अप्रदन क्या होता है? अप्रदन के अंतर्गत होता क्या है? अप्रदन के अंतर्गत ना जो सेल होते हैं वो मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है अप्रदन के अंतर्गत। ठीक है, जो पिंडाकार सेलें होती हैं जब यह अपक्षय या अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो अप्रदन के जो भू आकृतिक कारक होते हैं ना, जैसे कि प्रवाहित होने वाले जल, भौम जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं, उनको ये एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं, दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर भी निर्भर करते हैं एक तरह से। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अप्रदन में सहायक होता है, अपक्षय अप्रदन में सहायक होता है। अपक्षय का मतलब है कि वो विघर्षित करता है, अप्रदन भी सेम, यानी अपक्षय अप्रदन में सहायक होता है, लेकिन जो अपक्षय होता है ना वो अप्रदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। और ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन किया था यूपीएससी, ये चीज तुम्हें जानना है। ठीक है, अपक्षय अप्रदन में सहायक होता है। ठीक है, अपक्षय जो है ना वो अप्रदन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अप्रदन के लिए अनिवार्य दशा नहीं होता है। ठीक है, अपक्षय बृहद क्षरण एवं अप्रदन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। बृहद संचलन और अप्रदन में अंतर है। बृहद संचलन में सेल मलबा और चाहे वो शुष्क हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं, परंतु प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरें, धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। वस्तुतः यह अप्रदन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि चित्र संख्या 6.1 से स्पष्ट है कि अप्रदन एवं परिवहन जैसी अन्नच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, धरातल के पदार्थों का अप्रदन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी, लहरों एवं धाराओं तथा
भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायु दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब यह कारक जो है ना, यह कारक पदार्थों की क्रम से 3 अवस्थाएं जैसे गैस हो गया, हवा, तरल यानी प्रवाहशील जल, ठोस यानी हिमानी का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। एंड अप्रदन का अर्थ है गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग जो भू सतह के साथ संचलित कारकों से संबंधित होता है। तो इस प्रकार अप्रदन का जो अर्थ है ना, एक तरह से अप्रदन का मतलब क्या है अगर ये जानना हो एक शब्द में, तो ये होता है कि अप्रदन का अर्थ जो होता है ये कि गतिज ऊर्जा की अनुप्रयोग करके भू सतह के साथ ये संचलित कारकों से संबंधित होता है। ठीक है। गतिज ऊर्जा निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी। जो गतिज ऊर्जा होती है कुछ पहलुओं से समझी जाती है। जैसे गतिज ऊर्जा जो होती है यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जहाँ m के मतलब मास यानी बृहत, v का मतलब वेलोसिटी वेग। ठीक है। इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्राप्त ऊर्जा पदार्थ के बृहत तथा उसकी संचलन वेग पर निर्भर करेगी। जैसे कि विशालकाय हिमानी बृहत बहुत मंद गति से संचलित होते हैं, परंतु अप्रदन की दृष्टि से बहुत प्रभावकारी होते हैं। दूसरी ओर हवा जो कि गैसीय रूप में होती है कम प्रभावी होती है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि अप्रदन की क्रिया में कौन कौन सी जो होते हैं पदार्थ होते हैं या कौन कौन से इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो कि ज्यादा मतलब प्रभावी होते हैं, कुछ कम प्रभावी, तो कौन कौन से होते हैं। अगर हम इस दिशा में देखें तो जैसे विशालकाय हिमानी जो होती है, विशालकाय हिमानी ये बृहत बहुत मंद गति से संचलित होती है, हिमानी जो होती है। ठीक है। लेकिन ये अप्रदन की दृष्टि से बहुत प्रभावकारी होती है। इसके साथ ही साथ अगर दूसरी ओर हम देखें तो हवा जो कि गैसीय रूप में होती है ये कम प्रभावी होती है। अप्रदन के 2 अन्य कारकों जैसे लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। ठीक है। तो अप्रदन के जो 2 कार्य हैं जैसे लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जो होता है वो क्लाइमेट पर निर्भर नहीं करता, यानी जलवायु द्वारा ये नियंत्रित नहीं होता है कि जलवायु अगर कुछ अलग है तो कुछ ये अप्रदन की जो क्रिया वो नहीं होगी या होगी, ये जलवायु से नियंत्रित नहीं होते हैं। लहरें जो होती है ना थल एवं जल मंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती है, जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुखतः किसी क्षेत्र की आकस्मिक लिथोलॉजिकल विशेषताओं द्वारा निर्धारित होती है। यदि शैले पारगम में घुलनशील एवं जल प्राप्य है तो केवल कास्ट यानी चूनाकृत आकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है। अगले अध्याय में हम अप्रदन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ना, नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो भू आकृतियों और उनका विकास के बारे में, तो उसमें इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत हम समझेंगे। तब तक के लिए बस इतना समझो कि जो ये अप्रदन है, अप्रदन की जो क्रिया है ये क्या करती है, ये ऐसे भूमिगत जल का कार्य क्या होता है ना, प्रमुखतः इसमें भूमिगत जल का कार्य जो होता है थोड़ा सा प्रमुख हो जाता है। अब ये प्रमुख क्या होता है कि ये किसी भी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं पर ये निर्धारित होती है। एंड ये सेलों के पारगम में घुलनशील और जल प्राप्त हो तो केवल ये कास्ट यानी चूनाकृत आकृतियों का इसमें निर्माण होता है। ठीक है। हम निक्षेपण पर आते हैं। अप्रदन तो देख लिया, अब निक्षेपण के बारे में अगर समझे तो निक्षेपण जो है ना ये अप्रदन का परिणाम होता है। ठीक है। हाँ। निक्षेपण जो होता है वो अप्रदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण अप्रदन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तो निक्षेपण जो होता है ना एक तरह से अप्रदन का परिणाम होता है। अब कैसे होता है ये क्रिया देखो तो देखो, पहली चीज ये समझो कि जो ढाल में जब कमी आने लगती है ना अप्रदन करते टाइम, जब ढाल में कमी आने लगती है एंड अप्रदन के जो कारक है उनके वेग में कमी आ जाती है तो परिणाम स्वरूप अवसादों का निक्षेपण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसका मतलब अगर दूसरे शब्द में हम समझे तो निक्षेपण जो है ना वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है। यह पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। इसमें निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं, वहीं अप्रदन के कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तल्लोचन तथा निक्षेपण के कार्य के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो निक्षेपण जो है वो वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है। ठीक है। निक्षेपण जो होता है वो वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता है। ये पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थों को निक्षेपित करने लगता है एंड
उसके बाद निक्षेपण से ये निम्न भूभाग इसके भर जाते हैं। वहीं अपरदन के जो कारक हैं जैसे प्रवाह युक्त जल, हिमानी हो गए, वायु हो गए, लहरें होगी, धाराएं होगी, भूमिगत जल हो गए, ये सब इसके कार्य करने लग जाते हैं लगते। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय में इसके बारे में भू आकृतियों का उद्भव जो हो रहा है निक्षेपण के माध्यम से, अपरदन के माध्यम से, नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है, मृदा निर्माण के बारे में अगर हम देखें तो मृदा निर्माण सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, इस बारे में अगर हम देखें तो देखेंगे कि मृदा, पहला पॉइंट तो मृदा और मृदा का तत्व क्या क्या है इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे क्या, देखो जैसे पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं, आप मैदान में खेलते हैं, मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को छूते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो जैसे मृदा तुम्हारे सामने तो बहुत टाइम आती है, मृदा तुम्हारे सामने आती है, लेकिन आपको कैसा अनुभव होता है उसके साथ। एंड अगर तुम सोचो कि मृदा कैसे बनती है, फिर इसके बारे में हम देखें तो ये देखेंगे जैसे मृदा जो है ना, वैज्ञानिकों के अनुसार मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का एक समुच्चय है जिसमें जीवित पदार्थ हो गए तथा पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो जो मृदा होती है वैज्ञानिकों के अनुसार जो मृदा होती है वो धरातल पर प्राकृतिक तत्वों के एक समुच्चय के रूप में होती है और इसमें जीवित पदार्थ या पौधों को पोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, मृदा एक जो होती है ना गत्यात्मक माध्यम होती है जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती है। मृदा अपक्ष अपकर्ष का परिणाम है और यह वृद्धि के माध्यम भी है। ठीक है, यह एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषता है, मौसम के साथ बदलती रहती है। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क या एवं आर्द्र हो सकती है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रिया मंद या बंद हो जाती है। यदि इसमें पत्तियां गिरती है या घासें सूख जाती है तो जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। मृदा का रसायन, उसमें जैव पदार्थों की मात्रा, पेड़ पौधे, प्राणी जात, तापक्रम की नमी सभी मौसमों के साथ तथा विस्तारित यानी निर्माण की काल अवधि के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। इसका तात्पर्य है कि मृदा जलवायु के दशाओं, भू आकृतियों तथा वनस्पतियों के साथ अनुकूलित रहती है और यदि उक्त नियंत्रक दशाओं में परिवर्तन हो जाए तो आंतरिक रूप में भी यह परिवर्तित हो सकती है। तो हम इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हैं कि जो मृदा होती है ना, मृदा एक तरह से गत्यात्मक माध्यम है, ये लगातार प्रोसेस में रहती है, चलती रहती है, चलने के प्रोसेस में रहती है हर पॉइंट पे। ठीक है, और इसको अनवरत चलाने के लिए ना रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएं अनवरत लगी रहती है इस मृदा में। ठीक है, मृदा जो है ना, मृदा अपक्षय का एक अपकर्ष परिणाम के रूप में है और इसकी वृद्धि का माध्यम भी अपकर्ष के। ठीक है, लिख देखते हैं मृदा एक तरह से, देखो मृदा का जो निर्माण है ना, मृदा प्रमुख रूप से जो जलवायु की दशा है, भू आकृति हो गई या वनस्पतियों के साथ ये अनुकूलित होकर रहती है। एंड यदि उक्त नियंत्रण दशाओं में परिवर्तन हो जाता है तो आंतरिक रूप में भी परिवर्तित होने की दशा देखी जाती है इसमें। ठीक है, फिर देखते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रिया है यानी प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। तो इसमें देखेंगे कि मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। यह अपक्षय प्रवाह, अपक्षय पदार्थ की गहराई ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षित प्रवाह या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे कोकाई हम लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवाह एवं निक्षेप के अंदर कई गौड़ जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधे के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौड़ घास एवं फंस की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जा सकती है। बिल बनाने वाले जानवर कणों पार्टिकल्स को ऊपर लाते हैं जिससे पदार्थों का पुंज या अंबार छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। चलो अब आगे देखते हैं। जो पेडोलॉजी ना, वो मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी बोलते हैं। एंड पेडोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, मृदा के बारे में जो वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको पेडोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, मृदा निर्माण के कारक के बारे में हम जानेंगे। बस चैप्टर वैसे खत्म है। मृदा निर्माण के कारक के बारे में देखो, मृदा निर्माण के जो मूलतः है ना, वो 5 कारक हैं। पहला तो मूल पदार्थ जो सेल होती है वो,
उसके बाद स्थलाकृति, जलवायु, जैविक क्रिया और समय। ठीक है, लेकिन वस्तुतः जो मृदा का निर्माण होना संयुक्त रूप से कार्यरत रहने के लिए एक दूसरे को कार्य को ये प्रभावित करते रहते हैं एक तरह से। जैसे जलवायु का अगर देखें हम, जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक के रूप में योगदान देता है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है जो प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता, अवधि, आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता, ये सब चीजें। दूसरा, मूल पदार्थ या सेल के बारे में अगर देखें हम, मूल पदार्थ या सेलों के बारे में समझें हम, तो हमें ये दिखाई देगा कि जो मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक के रूप में कार्यरत है। मूल सेल कोई भी स्वस्थानीय, इन सिटू या उसी स्थान पर अपक्षित सेल मलबा, अवशिष्ट मृदा या लाग या निक्षेप परिवहनकृत मृदा हो सकती है। जो मृदा निर्माण है, मृदा निर्माण गठन मलबा के आकार यानी संरचना, एकल या पृथक कणों या मलबा के कणों का विन्यास तथा सेल निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर यह निर्भर करता है। जो मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर एवं आवरण की गहराई या मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती है, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन यानी यंग तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती तो मृदा और मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चुना क्षेत्र भी जहाँ अपक्षय प्रक्रिया विशिष्ट एवं विचित्र होते हैं, मिट्टियां मूल सेलों में स्पष्ट संबंध दर्शाती है। ठीक है, जो मूल पदार्थ या सेल होती हैं या पेरेंट मटेरियल जो होते हैं, जब वो यंग एज में होती है या परिपक्व अवस्था में नहीं होती है वो, तो उस समय मृदा या मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध उत्पन्न होता है, जिससे मृदा निर्माण में बहुत आसानी देखी जा सकती है उसमें। ठीक है, तीसरा है स्थलाकृति या उच्चावच। अब स्थलाकृति या उच्चावच मृदा निर्माण में कैसे कारक होती है? जैसे जो स्थलाकृति है ना, वो मूल सेल की भांति दूसरा निष्क्रिय नियंत्रण कारक है ये। यानी स्थलाकृति जो मूल पदार्थ के आच्छादन हो गया अथवा अनावृत होने से सूर्य की किरणों से संबंध को प्रभावित करती है, तथा स्थलाकृति धरातलीय एवं उपसतही अप्रवाह की प्रक्रिया को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर यह मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्र में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों पर जहाँ प्रदन मंद तथा जल का परिश्रवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। सपाट या समतल क्षेत्रों में चिक्का मिट्टी, क्ले के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी या मृदा का रंग भी गहरा या काला हो सकता है इस क्षेत्र में। ठीक है, मध्य अक्षांशों में दक्षिणोन्मुख सूर्य की किरणों से अनावृत ढालों की वनस्पति तथा मृदा की दशा भिन्न होती है एवं उत्तरोन्मुख ठंडे नम दशा वाले ढालों पर अन्य प्रकार की मिट्टी एवं वनस्पति मिलती है इसमें। ठीक है, चल अब देखते हैं तीसरा जैविक क्रिया यानी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऐसी क्या होती है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी के माध्यम से कैसे मृदा का निर्माण होता है, या बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है मृदा के निर्माण में कैसे योगदान देती है, इसके बारे में अगर हम जाने तो तुम्हें एक पॉइंट बस इतना समझ लो इसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कि वनस्पति आवरण या जो जीव होते हैं वो मूल पदार्थों को प्रारंभ के बाद से विद्यमान रहते हैं। एंड मृदा में जो जैव पदार्थ होते हैं नमी धारण, देखो मृदा में जैव पदार्थ जो होंगे इनके नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? रहती है, तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही साथ इसके बाद दूसरा पॉइंट, मृदा जो होते हैं मृत जो पौधे होते हैं या पत्तियां होती हैं वो मिट्टी में सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ के रूप में ह्यूमस प्राप्त करते हैं ये मिट्टी से। ठीक है, अब इसके बाद कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि से निर्मित होते हैं, मृदा के मूल पदार्थों के खनिजों में विनियोजन में सहायता करते हैं। बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर के दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी होती है। उप आर्कटिक टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवियोजित जैविक पदार्थों के साथ कीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। आर्द्र उष्ण भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रिया सघन हो जाती है तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। बैक्टीरिया और मृदा के जीव, इस पॉइंट से तुम बस इतना समझो, तुम्हें इतना समझ में आ जाएगा कि जो मृत पौधे होते हैं, जो पत्तियां उनकी गिरी होती है नीचे, उसके माध्यम से वो ह्यूमस को पकड़ते हैं, वो सड़ते हैं, गलते हैं, सूक्ष्म कणों में वो जब विभाजित हो जाते हैं उसके बाद वहां पर ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है एंड वो जो रिफाइंड होता है, रिफाइंड होकर फिर वो
वो मिट्टी रिफाइंड होके फिर से एक नए मिट्टी का निर्माण करता है वो। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर हम कुछ चीज पॉइंट और समझ जाओ, जैसे कि इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये मृदा में जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, उसे रासायनिक रूप में ये परिवर्तित कर देते हैं, जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया एवं मृदा, ये क्या करते हैं, जीव से हवा से गैसीय नाइट्रोजन होते हैं ना, गैसीय नाइट्रोजन उसको प्राप्त करते हैं और इसको रासायनिक रूप में परिवर्तित करते हैं। रासायनिक रूप में जब परिवर्तित कर देते हैं तो जो पौधे होते हैं ना, पौधे वो इनका उपयोग करते हैं, और ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसे नाइट्रोजन निर्धारण प्रक्रिया कहा जाता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा, राइजोबियम एक प्रकार की बैक्टीरिया है जो जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में रहता है तथा मेजबान यानी होस्ट पौधे के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। ये चींटी हो गई, दीमक हो गए, केचुए हो गए, कृंतक इत्यादि कीटों की महत्व अभियांत्रिकी सा होता है, परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मृदा में बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केचुए जो होते हैं, केचुए एक तरह से कृंतक के रूप में ये होते हैं, ये क्या करते हैं ना, मृदा निर्माण में एक तरह से महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये मृदा के नीचे ऊपर ना, ये बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिससे मृदा रिफाइंड होती रहती है एंड वो चक्र जो चल रहा है ना मृदा निर्माण का, वो प्रोसेस में रहता है। केचुए जो होते हैं ना, वो मिट्टी को खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाला मिट्टी का गठन और रसायन परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब टाइम, मृदा निर्माण की में कालावधि तीसरा और महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि मृदा का निर्माण होने में एक सेपरेट टाइम लगता है, एक लिमिटेड टाइम लगता है जिसमें मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो मृदा निर्माण प्रक्रिया को प्रचलन में लगने वाले काल या समय की अवधि मृदा की परिपक्वता एवं उसमें पार्श्विका के विकास को निर्धारण करती है। ठीक है, तो मृदा के निर्माण में जो समय लगता है ना, एक तरह से उसकी परिपक्वता या मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से इसीलिए कार्यरत होता है। ठीक है, चलो यह चैप्टर अब खत्म हो गया, बाकी क्वेश्चन आंसर से तुम खुद से कंप्लीट करोगे। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम तुम्हें आ रहा है, तो तुम करोगे क्या, कमेंट सेक्शन ओपन रहता है ना तुम्हारे सामने, कमेंट में वो क्वेश्चन नंबर डालो, चैप्टर कौन सा है, ऐसे करके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन वहां पे दे दोगे, बाकी उस पर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक अगर देख लियो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है। एंड अब हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन हो चुका है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से तुम उस टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाओ। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम हम बता दें एक बार, चैप्टर 7। ठीक है, भू आकृतिक तथा उनका विकास के चैप्टर के साथ इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। फिर तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।